हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में लास्ट टाइम हमने जो है तो इसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखा था। ठीक है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन के बाद आज हम कुछ न्यूमेरिकल और देखेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक न्यूमेरिकल इस तरह दिया होता है कि मान लो एक ऐसी रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है और एक स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक है एक मास m का। ठीक है, और इससे नीचे एक और स्प्रिंग लगा हुआ है और ये स्प्रिंग नीचे कनेक्टेड है ग्राउंड को। ठीक, इस तरह का एक सिस्टम हुआ यहाँ पर। अब हमको ये बोला है कि अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, तो हमको बोला है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। ठीक है, हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो टाइम पीरियड के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इफेक्टिव। क्योंकि अभी यहाँ पर k जो है वो इफेक्टिव होने वाला है। मास तो एक ही है लेकिन k, K1, K2 और K3 है, तीन है अपने पास। तो यहाँ पे अपन k को अलग अलग ले सकते हैं कि 3 k है। अब ये मुझे बताओ कि ये पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है। आपको ने लास्ट एक लेक्चर में आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल हमने ऐसा लिया था। देखो याद आया, एक ब्लॉक था, उसको इधर एक स्प्रिंग था और एक इधर स्प्रिंग था, है ना, K1 और ये K2। ये कौन सा कनेक्शन था, सीरीज था या पैरेलल था? तो हमने देखा ये पैरेलल था। ठीक है ना, पैरेलल में क्या होता है, स्प्रिंग एक दूसरे के एंड्स पर कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि स्प्रिंग का एक एंड जो होता है वो मास पर कनेक्टेड होता है। दोनों स्प्रिंग्स का या तीनों स्प्रिंग्स या जितने भी स्प्रिंग हो उनका सबका एक एक एंड जो होता है वो मास पर कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो रिजिड सपोर्ट पे कनेक्ट होता है, चाहे वो सपोर्ट किधर भी हो। ठीक है, चलता है। और जो सीरीज कनेक्शन करेंगे तो सीरीज कनेक्शन में ये होता है कि स्प्रिंग के एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, या ऐसा एक स्प्रिंग उसके बाद दूसरा स्प्रिंग उसके बाद 10 स्प्रिंग भी लगा दो तो ये हो जाता है आपका सीरीज कनेक्शन। तो इस तरह से आपके पास में था सीरीज कनेक्शन और ये पैरेलल कनेक्शन की पहचान है। तो अगर हमारे पास में अभी ये वाला कनेक्शन जो है हम इसको देख रहे हैं कि ये वाला कनेक्शन क्या आएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो हम बोलेंगे K1, K2 एंड K3 आर इन पैरेलल। ये सब के सब पैरेलल में, तीनों भी। अगर तीनों पैरेलल में है तो देखो पहले ये तो K2 और K3 रहता तो ये भी पैरेलल में होता, तो ये भी उसके साथ पैरेलल में आ गया। ठीक है, देखा जाए तो वैसा भी ये दोनों पैरेलल ही में है और ये भी आ गया तो एक पैरेलल में हो गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि K इफेक्टिव कितना हो जाएगा। तो हमको मालूम है K इफेक्टिव यानी पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन में तीनों की एडिशन हो जाती है ना, तीनों की एडिशन हो जाती है। अगर तीनों की एडिशन हो गई तो हमारे पास में क्या आ गया वैल्यू, K1 प्लस K2 प्लस K3। तो देयरफॉर आंसर इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट, ओके देखिए सेकंड क्वेश्चन। हमको क्या करा है, एक स्प्रिंग दिया है जिसका K स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास m उसको कनेक्टेड है। तो इसका इनिशियल टाइम पीरियड अपने को पता होता है, इनिशियल टाइम पीरियड होता है इसका 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। ठीक है, अब अपने को उसने क्या बोला है कि इस स्प्रिंग को यहाँ से कट करो बीच में से, और कट करने के बाद क्या करो, ये वाला पीस जो है, ये वाला पीस 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ऐसा बोला उसने। टोटल लेंथ के 1:3 के केस में डिवाइड हो जाता है स्प्रिंग का। और हमको ये बोला है कि ये मास इंडिविजुअली दोनों को लगाया जाएगा। क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, मैं लिखा करने दे रहा हूँ। क्वेश्चन अगर लिखना है तो लिख लो कि एक पार्ट हो जाएगा आपका ये वाला, एक पार्ट हो जाएगा ये वाला, दोनों के K अलग अलग हो जाएंगे और आपको ये मास कनेक्ट करना होगा, पहले छोटे वाले को फिर बड़े वाले को, और दोनों के टाइम पीरियड निकालना होंगे और आपको रेशो फाइंड आउट करना है T1:T2 क्या होगा। T1:T2 क्या होगा, इफ मास जो है आप इंडिविजुअली कनेक्ट करते हो, इफ मास m individually connected to each part। ठीक है, दोनों पार्ट को इंडिविजुअली अगर लगाते हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले चलो देखते हैं यहाँ पर कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकलेगा। तो मैं लिखता हूँ टाइम पीरियड T1 इज इक्वल्स टू, पहले मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखता हूँ T1 का। तो T1 का फॉर्मूला आ जाएगा T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई
K1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और दूसरे का निकालेंगे तो T2 का फॉर्मूला T2 के साथ में आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K2, ठीक है। अब मुझे सिर्फ K1 और K2 चाहिए, तो यहां पर एक शॉर्टकट याद रखो, जो अपन ने आई थिंक पहले देखा था वही चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक इसकी, कि आपको अगर K1 निकालना है तो K1 कैसे निकालोगे आप, जो दोनों पार्ट हुए हैं तो एक पार्ट को A बोल दो, इसका A रेस टू B, यानी कि जो रेशो आया है आपके पास में A टू B का जो रेशो आया वो आया 1/3 है ना, A टू B का रेशो जो आया आपके पास, इसको बोलते हैं कटिंग रेशो। कटिंग रेशो आपके पास में कितना आया है, 1:3 आया है, ठीक है, ऐसा है। तो K1 की वैल्यू होती है A प्लस बी अपॉन A, ठीक है ना, ये n के फॉर्म में देखा था अपन ने फॉर्मूला, आई थिंक वो ये फॉर्मूला, ठीक है, और ये K ओरिजिनल वाले के साथ, ठीक है, ऐसा बैठ जाता है। ये फॉर्मूला एक आ जाएगा आपके पास में, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना आ जाएगा, A बोले तो कितना है 1 प्लस B बोले तो कितना है 3 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 1 इंटू K, तो ये कितना आ जाता है K1 इज इक्वल टू 4K, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास में K1 की वैल्यू। उसके बाद K2 निकालते हैं, तो K2 के लिए भी फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या लगाएंगे फिर, A प्लस बी अपॉन, सिर्फ इसके अंदर B आ जाएगा, क्योंकि K2 निकाल रहे हो आप, B आ जाएगा, तो B आ जाएगा इंटू K आ जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू K, तो ये कितना होगा 4/3K, है ना, 4/3K। ये लेंथ का रेशो कटिंग है ना, वो फॉर्मूला है ये, जो आप लेंथ को कट कर रहे हो, क्योंकि लेंथ के साथ आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो K2 की वैल्यू 4/3K आने वाली है। इसकी लेंथ छोटी है इसलिए K ज्यादा आएगा, इसकी लेंथ बड़ी है इसलिए K कम आएगा, बस इतनी वैल्यू याद रखो। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ लगाते हैं और T1 T2 का रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आ जाएगा आपके पास में K2 अपॉन K1, अरे सही बात है कि नहीं, K2 अपॉन K1 आ जाएगा। तो रूट के अंदर में K2 की वैल्यू कितनी है 4/3K, है ना, अपॉन K1 की वैल्यू कितनी है 4K, 4K गेट्स कैंसल, 1/3 बचा, रूट के अंदर बचा 1/3, यानी कि आप अगर देखोगे T1 अपॉन T2 का रेशो, तो ये आ गया 1/√3। दिस इज योर आंसर, ठीक है, याद रख लो ये फॉर्मूले, ये K1 का, ये K2 का। इस तरह से कभी भी कोई भी रेशो अगर आपको दिया, यहाँ पे 2:3 का रेशो दे दिया, 5:6 का रेशो दे दिया, जो भी दे दिया, तो K1 और K2 इस तरह से ये निकाल लेना, और निकालने के बाद में T के फॉर्मूले में लाके रख देना, और T का फॉर्मूला आपका ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात इसमें? अब देखो एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये स्प्रिंग के नीचे दो मासेस कनेक्टेड है, M1 M2, ये दो मासेस कनेक्टेड है स्प्रिंग को, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है K, ठीक है, इस तरह से। और ये स्प्रिंग M1 अपॉन M2 इस कंडीशन में M1 और M2 यहाँ पे इसको कनेक्टेड है, और इस कंडीशन में हमारा स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर दिया, उसने ये दिया कि इफ M2 इज रिमूव्ड, M2 is removed very slightly, या उसको क्या बोलेंगे हम, उसको जेंटली, है ना, वेरी जेंटली। अगर हमने उसको एकदम प्यार से हटा दिया, बस यहां से हटा दिया, देन टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, देन टाइम पीरियड विल बी, तो हमको टाइम पीरियड निकालना है इस M1 के साथ वाला, ठीक है, M1 के साथ वाला टाइम पीरियड हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्प्रिंग सिस्टम है, इस स्प्रिंग सिस्टम को यहाँ पे देखो, समझ लेते हैं, पहले मार्किंग कर लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना अपनी, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में देखा जाए तो इसकी नेचुरल लेंथ कहाँ तक होगी, तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये जब इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो इक्विलिब्रियम में होता है तो ये नीचे की तरफ फोर्स होता है, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स कितना है यहाँ पर, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M1 प्लस M2G, समझे, M1 प्लस M2G, ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा K इंटू
समझ लो एक्स नॉट, ये एक्स नॉट नीचे आया होगा ना, तो के एक्स नॉट की वैल्यू m1 प्लस m2g के बराबर हो जाएगी। के एक्स नॉट कितना नीचे आया होगा, तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर मान लो उसकी नेचुरल लेंथ थी, मैंने आपको कल बताया था ना नेचुरल लेंथ किसको बोलते हैं, तो ये स्प्रिंग की हमारी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ मान लो, और नेचुरल लेंथ से हमने उसको इतना नीचे लेके आए, ऑटोमेटिक आ गया ना वो, तो m1 m2 जब नहीं लगाए थे, जब वो नेचुरल लेंथ पे था, m1 m2 लगाते ही वो नीचे आ गया, तो कितना नीचे आया, तो हम बोलते हैं एक्स नॉट नीचे आया होगा, ये एक्स नॉट नीचे आया, ठीक है, एक्स नॉट नीचे आया, इसीलिए फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ, उसकी तरफ फोर्स लग रहा है के एक्स नॉट इज इक्वल टू m1 प्लस m2g। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, के एक्स नॉट बराबर होता है m1 प्लस m2 इंटू जी, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। तो ये वाला इक्वेशन बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ओके, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब उसके बाद क्या होगा, देखो जरा, कि यहां से m2 को रिमूव किया, तो उसकी एक और फिगर बनाते हैं m2 को रिमूव करने के बाद। तो जब हमने m2 को रिमूव किया, समझ लो ये यहां चला गया फिर, है ना, और ऊपर लेके चल जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यहां लेके चल जाओ, ये m1 यहां चला गया, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे कि m1 ऊपर कौन सा m2 को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, m2 को रिमूव करने के बाद ये m1 चला गया ऊपर, ओके, ऐसा चला गया। अब ये m1 जब ऊपर गया है तो ये ऑसिलेशन शुरू कर रहा है, ये क्या था देखो, ये थी मीन पोजीशन पहले वाली, ठीक है, ये थी मीन पोजीशन आपकी, इक्विलिब्रियम आ गया था ना, तो उसको मीन पोजीशन बोलते हैं, ये वाली मीन पोजीशन थी, ठीक है। और अगर उसको नीचे की तरफ खींचा जाता और छोड़ा जाता तो वो इस मीन पोजीशन के अराउंड में ऑसिलेशन करता था, लेकिन आपने क्या करे, आपने तो उसका मास ही निकाल दिए, नीचे का मास निकालने के बाद वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब वो यहां पर रुका हुआ था, यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, अगर आप मुझे बोलोगे कि यहां उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी थी 0, ठीक है, और वो यहां से निकलकर जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये है नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ की तरफ वो जा रहा है समझो। तो अगर वो नेचुरल लेंथ की तरफ है लेकिन वो यहां जाकर स्टेशनरी हो जाता है, या स्टेशनरी नहीं होता है, वो अभी नहीं होगा क्योंकि वो स्टेबल होने को उसको थोड़ी देर लगेगी, उसको स्टेबल होने को थोड़ी देर लगेगी, लेकिन उसकी ये जो पोजीशन थी उसकी, है ना, ये जो मीन पोजीशन थी ये शिफ्ट होकर यहां चली गई, ठीक है, उसकी मीन पोजीशन शिफ्ट होकर यहां चली जाती है और यहां आ जाता है मीन। अब समझे बात को क्या हो रहा है, तो उसकी जो मीन पोजीशन है पहले यहां थी, यहां से यहां शिफ्ट हो चुकी है। अगर उसकी मीन पोजीशन यहां से यहां शिफ्ट हुई है, क्या वो यहां रुकेगा, क्या वो यहां रुकेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि m1 है, जैसे ही आपने ये m2 को निकाल दिया, m2 को निकालने के बाद ये m1 ऊपर की तरफ जाता है, और m1 ऊपर की तरफ में ऐसा जब जाएगा तो जाने के बाद वो मीन पोजीशन तक जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो रुकेगा नहीं, और वो पूरी कंप्लीट करेगा अपनी ऑसिलेशन को। तो ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए वो ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और ऐसा ऑसिलेशन करेगा। अब जैसा ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है वो, तो ये उसकी मीन पोजीशन हो चुकी है ना, ये मीन पोजीशन हो गई। तो यहां पे हम देखेंगे कि उसकी यहां पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। कौन सी दो कंडीशन होती है हमारे ऑसिलेशन के अंदर, जहां पे वेलोसिटी एक तो 0 मिलती है और एक तो मैक्सिमम मिलती है, तो हम बोलते हैं कि हो ना हो ये जो है ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे दे देंगे कि ये हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और वो इसको बाद में मीन पोजीशन बना लेगा, ठीक है ना, मीन पोजीशन के ऊपर में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे हमने उसको ऑसिलेशन नहीं करवाए थे, इसीलिए मीन पोजीशन पे वेलोसिटी उसकी 0 थी, यानी वो खड़ा हुआ था मीन पोजीशन पे। अगर हम उसको ऑसिलेट करवाते, थोड़ा खींच के छोड़ देते, तो वो जब ऑसिलेट करता तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम आती थी। लेकिन हमने क्या करे, इक्विलिब्रियम कंडीशन से डायरेक्टली एक मास रिमूव कर दिए, तो वो मास ऊपर चला गया, ये मास यहाँ जाकर स्टेशनरी होगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद जब ये रुक जाएगा ना, तो यहाँ रुकेगा इस पोजीशन पे, यहां से ऊपर चला गया, यहाँ रुकेगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको खींचा था, ये m2 को निकाल दिया, m2 को निकाले बाद m1 ऊपर गया, और m1 जाकर यहाँ पर जाकर वो ऑसिलेट करने लगा, तो ये हो गया उसका मीन पोजीशन नया, ठीक है, ये मीन पोजीशन हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये एम्पलीट्यूड है, ये x0 है टोटल, और ये ऊपर क्या होगा, तो मान लेते हैं कि समझ लो यहां वो जाकर रुका ना, तो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इसके ऊपर वो कितना जाएगा, तो जब वो स्टेशनरी हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो वो मीन पोजीशन से कितना नीचे है, तो अपन ऐसा मान लेंगे कि वो मीन पोजीशन से समझ लो x डैश नीचे, ऐसा मान लो, ठीक है, वो x डैश नीचे है। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा मेरा, x0, ये देखो
x0 में से अगर x डैश निकाल दिया तो मेरे को एम्पलीट्यूड मिल जाता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड जो निकलेगा मेरा, तो एम्पलीट्यूड निकलेगा x डैश माइनस x नॉट माइनस x डैश। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। अब अगर देखते हैं अपन के x नॉट की वैल्यू क्या है, इक्वेशन देखो, इसमें से x नॉट की वैल्यू बताओ मुझे, इसमें से x नॉट की वैल्यू बताओ, और बाद में जब ये यहाँ पे स्टेशनरी होगा तब x डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x डैश की वैल्यू कितनी आएगी। अब फर्क समझाता हूँ, ये लिखा ना मैंने, इसको तो याद रखो। अब आपको बताता हूँ x नॉट कैसे निकालते हैं। तो x नॉट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है, डिवाइड बाय के, ये होगा आपका x नॉट की वैल्यू। अच्छा, जब वो यहां स्टेशनरी हो जाएगा, व्हेन इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन बाय m1, जब m1 को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा तब उसके ऊपर में फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx डैश, है ना, और नीचे की तरफ लग रहा होगा m1g। तो देयरफॉर यहां से x डैश की वैल्यू कितनी निकली, m1g बाय k। अरे समझे कि नहीं बात, ऐसा निकला। तो इस तरह से निकाली जाती है शिफ्टेड मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन कितना शिफ्ट हुई, क्या हुआ, नेचुरल लेंथ से नीचे निकाला जाता है। हमेशा याद रखने का, नेचुरल लेंथ से नीचे निकालो तो बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो फिर इसको एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो फिर आप, तो आप निकालोगे एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स डैश। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू है आपके पास में m1 g बाय के। देखो मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ, ये वाले को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, प्लस m2 g बाय के माइनस एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, m1 g बाय के, है ना, इस तरह से हो गया। तो m1 g बाय के क्या हो गया, कैंसिल। ये दोनों अगर कैंसिल हो गए इसमें से, तो अब क्या बचा आपके पास में, जो इक्वेशन बची है वो गई एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया, m2 g बाय के। ये लॉजिकल था वैसा, अगर आपको समझ में आता शॉर्टकट से। तो m1 अगर लगाते हो तो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे जाएगा, इतना नीचे जाएगा, कौन सा, ये वाला, x डैश इज इक्वल टू m1 g बाय के। m2 एक और मास अटैच करते हो तो और नीचे गया, कितना नीचे गया, तो हम उसको बोलेंगे x नॉट इज इक्वल टू, तो m1 प्लस m2 दोनों आ गए। मतलब अगर मान लो एक मास m1 लगाया, तो अब क्वेश्चन को यहां से शुरू करो। देखो शॉर्टकट बता रहा हूं ना, तो क्वेश्चन को यहां से शुरू करो। आपने एक स्प्रिंग लिया, उसकी नेचुरल लेंथ पे रखा, उस पर m1 लगाया, m1 लगाते हो थोड़ा नीचे आया, कितना नीचे आया, m1 g बाय के, है ना, m1 g बाय के। एक और मास लगाओ, अब कितना नीचे आया, m2 g बाय के। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 g बाय के। देखो m1 प्लस m2 g बाय के। अरे समझे, शॉर्टकट इस तरह से। लेकिन शॉर्टकट से पहले आपको लॉन्ग कट मालूम होना चाहिए, ये एक्चुअली होता कैसे। ठीक है, ये इस तरह से पूरा तरीका कैसे है सॉल्व करने का। अगर ये सब